ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप जो है वो खैरियत से होंगे। हम जो है वो अपने लेक्चर को आगे की तरफ लेके जाते हैं। हमने बेसिकली जो है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 7 एमकेट के। और हमने जो है वो पिछले लेक्चर में इक्विलिब्रियम के हवाले से इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की थी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट लिया। हमने जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को निकालना सीखा, कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। और हमने डिफरेंट टर्म्स को भी जो है वो डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम जो है वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो है वो कैलकुलेशंस करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमकेट। और दैट यू हैव टू नो कि हम जो है वो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। मतलब थोड़ा सा ये इतना इजी नहीं है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो इसको गौर से सुनना, और गौर से सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो बगैर कोई जो है वो लेट करते किए बगैर हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में हमने, जैसे मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है, तो उसको हमने अगर देखना है कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल का जो है वो न्यूमेरिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। न्यूमेरिकल की हेल्प लेंगे। तो हमारे पास जो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि इट डिमांड्स कि व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। सो अब जो है वो हमारे पास उसने बेसिकली ये जो कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना, दैट इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे उसने जो है वो हमारे पास HCl की जो है वो हमसे क्या पूछी है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछी है, ठीक है। अच्छा, HCl के अब हम जरा देखते हैं कि इस रिएक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने से के लिए हमारे पास सबसे जो फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमने इस रिएक्शन की जो है वो पूरी इक्वेशन लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl है ना, तो ऑब्वियसली HCl जो है वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व हो रहा है, और जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, रिवर्स रिएक्शन। ऐसे जाएंगे तो फॉरवर्ड है, ऐसे जाएंगे तो बैकवर्ड है। और इसने जो है वो हमें इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है, विच इज 4.9 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू सेट अप एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच वी हैव ऑलरेडी डन। सो वर्क बैकवर्ड्स टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम मोलैरिटीज, सेट अप आइस टेबल टू अकाउंट फॉर चेंजेस। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको आइस टेबल बनाना आना चाहिए, कि हम आइस टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये टेबल बना हुआ है, अब आप इसमें देखो कि हमने क्या करना है। हम सबसे पहले जब हमने जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, हमने उस टाइम पे जो है वो सारे जितने भी हमारे पास रिएक्शन के अंदर एंटिटीज हैं, हमने उसकी कंसंट्रेशन लिखने की कोशिश करनी है। बात समझ आई। पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम जैसे ही हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है ना, उस टाइम पे हमने जो है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी लिखनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी लिखनी है। तो हमने आइस टेबल का जो पहला कंपोनेंट है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखना। अब हमारे पास हमने ये जो है वो क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है और ये बाकी क्या है, प्रोडक्ट है। किस तरह, ये HCl है और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे ही मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया है विद द 0.15 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, तो अब जो है ऑब्वियसली एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन आप खुद सोचो कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन होगी या प्रोडक्ट होंगे। देखो, एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बने होंगे। दैट इज द रीजन कि इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की वो होगी 0, लेकिन एट द सेम टाइम जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट हम कर रहे हैं और स्टार्ट पे हमारे पास 0.15 मोलर कंसंट्रेशन है HCl की। तो मैंने यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है HCl की वो लिखी, ठीक है, क्योंकि आपको सोल्यूशन में भी गिवन था, उसने कहा कि 0.15 मोलर सोल्यूशन को हमने जो है वो डिसॉल्व कराया है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो ओरिजिनल या इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी HCl की वो क्या है, हमारे पास 0.15, और साथ में क्या है कि हमारे पास जो है वो H की कंसंट्रेशन भी है और Cl नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, मौजूद है। अच्छा, तो एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन आपको समझ आ गई कि 0.15 जो है वो HCl की कंसंट्रेशन थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी। अब आप देखो कि हमारे पास जो है वो चेंज कितना आया, ठीक है। चेंज जो है वो हमारे पास क्या आएगा कि तो जब हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास कह लो कि जब हमारे पास जो चेंज आएगा इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो क्या होगा कि
जो हमने बेसिकली क्या करना है कि हमारे पास हमने इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन है वो भी निकालनी है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो भी निकालनी है। तो चेंज हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली 0.15 में से कुछ जो है वो रिमूव होगा, और जो चीज़ पॉइंट मतलब रिएक्टेंट में से रिमूव होगी वही चीज़ जो है वो प्रोडक्ट के अंदर ऐड होगी, ऐसा ही है ना। तो जितनी अमाउंट हमारे पास रिएक्टेंट की निकलेगी उतनी ही प्रोडक्ट में ऐड होगी। तो माइनस एक्स क्या है कि मैंने 0.15 से विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्वियसली 0.15 तो नहीं रहना, उसने जो है वो 0.15 से रिड्यूस होना है। तो वो जो चीज़ रिड्यूस हो रही है, जो इसके अंदर चेंज आ रहा है, मैंने उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अच्छा, फिर ये माइनस एक्स है, यानी कि इसमें डिक्रीज हुआ, और वही चीज़ एड अप हुई है इन द प्रोडक्ट अमाउंट ना, तो मैंने वहां पे भी एक्स लिख दिया, यहाँ भी एक्स लिख दिया, ठीक है। प्रोडक्ट का इक्वल आप कह लो कि ऐड हुई है वही चीज़। फिर हमारे पास क्या है कि कह लो कि अब आप मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे ऑब्वियसली 0.15 में से जो जितना जो है वो रिमूव हुआ है वही बचेगा, ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो एक्स ही होगी। समझ आ गई है। हमने सिंपल क्या करना है, इसको हमने ऐड अप कर देना है, जो इनिशियल और चेंज है उसको हमने ऐड अप करना है, तो आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तक पहुंच गए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आता, आपने हमेशा जब भी आइस टेबल बनाना है आपने इनिशियल कंसंट्रेशन लिखनी है, जिसमें हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो होगी 0, और इनिशियल आप वो लिख दो जो आपको डाटा में गिवन है फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। फिर आप उसमें चेंज निकालो जैसे मैंने निकाला है, ठीक है। इसमें मैंने एक्स को रिमूव किया है और वही एक्स जो है प्रोडक्ट में डाल दिया, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जो रिएक्टेंट से रिमूव होगा वही प्रोडक्ट में ही तो जाएगा। और फिर आपने जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है तो आप सिंपल इनिशियल और चेंज को जो है वो सम अप कर दो, तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की वो आपको निकल आएगी, ठीक है। अब इस आइस टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। अच्छा, अगर मैं इस रिएक्शन की जो है वो इक्विलिब्रियम का जो है वो कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखती हूँ, तो वो हमारे पास क्या आएगी, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, जो कि मैंने यहाँ लिख दी। अच्छा, अब ना ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन है ना, H पॉजिटिव की, Cn नेगेटिव की या HCN की, ये एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो है, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है ये कंसंट्रेशन, ठीक है। और एट द मैंने अभी आइस टेबल में भी एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ही इनकी कंसंट्रेशन निकाली है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमने K की जगह तो वही 4.9 हमें गिवन था, ठीक है, गिवन था डाटा के अंदर, हमने जो है वो 4.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10 जो है वो लिखा इन अवर डाटा, ठीक है, इन अवर। अच्छा, इस K की जगह फिर हमने इनकी कंसंट्रेशन की जगह इक्विलिब्रियम पे जो इनकी कंसंट्रेशन है वो लिखी। H की क्या थी x, Cn नेगेटिव की क्या थी x, और HCN की क्या थी 0.15 माइनस x, ठीक है। अभी तक यहाँ तक मेरे साथ हो, तो ये इस तरह से हमने इसको अभी तक सॉल्व किया। अच्छा, ये तो हमने अब हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू सॉल्व फॉर द x वैल्यू। अब ये x हम कैसे निकालेंगे, ये बड़ा, क्योंकि देखो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी हमारे पास आ गई है ना कि हम इतनी मुश्किल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास यहाँ पे एक मार्जिन हमें जो है वो गिवन है, और ऑब्वियसली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, विच इज़ आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस एग्जाम। सो व्हाट वी डू, हम जो है वो 5% अप्रॉक्सीमेशन रूल लगाते हैं। अच्छा, ये अगर आपने सॉल्व करना है ना, तो आप हमेशा जो है वो इसी जो मैं आपको रूल बताने लगी हूँ, आप हमेशा यही रूल फॉलो करोगे। लेकिन वैसे जो हम इस रूल को अप्लाई करते हैं ना, वो हम तब करते हैं अगर आपसे कोई थ्योरेटिकली पूछे कि हम 5% अप्रॉक्सीमेशन रूल कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या तो बहुत ज़्यादा, वेरी बिग नंबर, या वेरी स्मॉल नंबर। अब इस केस में आप देखो कि हमारे पास जो K की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, वो बहुत छोटी है, 4.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10 है, ठीक है, -10 है, कितनी छोटी वैल्यू है हमारे पास K की। तो आपने हमेशा ये याद रखना कि अगर आपसे MCQ में ये बात पूछ लें कि कब हम जो है 5% अप्रॉक्सीमेशन रूल अप्लाई करते हैं, कि जब हमारे पास या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी हो या बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो तब ये 5% अप्रॉक्सीमेशन रूल जो है वो हमारे पास हो जाता है वैलिड। अच्छा, अब ये मैं कब से 5% अप्रॉक्सीमेशन रूल की बात कर रही हूँ, ये 5% अप्रॉक्सीमेशन रूल है क्या असल में। अगर आपके पास जो है वो ऐसी सिचुएशन हो ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो, बट या ना भी हो, अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको करना ही यही पड़ेगा। आपने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो 0.15 में से -x को आपने इसमें आपने -x को ना इग्नोर करना होता है।
हम ये सपोज करते हैं कि जो चेंज है ना हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर, वो बहुत बहुत मिनिमम आया है, जिस वजह से हमने एक्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अच्छा, जब मैंने एक्स को इग्नोर करूंगी तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। कैन यू सी हेयर कि जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास वो ऐसी बन रही है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, जब ये जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है वो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ना लाइक ये एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है, 4.9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10 के, ऐसा ही है। तो मैं जब इसको जो है वो सॉल्व करूंगी, ठीक है जी, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आता है 8.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 मोलर, ठीक है जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस न्यूमेरिकल का वो आ जाता है 8.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -6 मोलर। अच्छा, अगर आपको ये ना समझ आए ना कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है तो यू हैव टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है, मैं आपको जो है वो इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल हमारे पास जो मेन चीज़ आपको सीखनी थी वो ये थी कि हमने, अगर आपके पास जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। आपने सबसे पहले जो है वो आइस टेबल बनाना है, आइस टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आपको एक इनिशियल जो है न्यूमेरिकल सिखाया है। हम इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे फिलहाल इस लेक्चर में, जब हम जो है इस चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल अभी हम एक और न्यूमेरिकल जो है वो इससे लिंक सॉल्व करते हैं, और वो हमारे पास क्या है भला। अगला जो उसने एग्जाम्पल दिया ना वो है जी कि 3 मोल्स ऑफ N2O4 इज प्लेस्ड इन 0.5 लीटर कंटेनर एंड अलाउड टू अच्छा, 3 moles of N2O4 is placed in a 0.5 liter container and allowed to reach equilibrium according to the following reaction. N2O4 goes to form 2NO2. What is the equilibrium concentration of given equation for reaction 6 into 10 raised to the power -6? तो what is being given in the question, हमें K की वैल्यू गिवन है 6 into 10 raised to the power -6। उसने जो है वो हमसे पूछा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे इन सब की क्या कंसंट्रेशन होगी, ठीक है जी। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज टू मेक आइस टेबल। आइस टेबल के अंदर आप देखो कि आइस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, ये मैंने इसका बनाया हुआ है। आइस टेबल में जो है वो हम सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं N2O4 की भी और NO2 की भी। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। देखो इनिशियली तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो वो हमने 0 लिखा, और जो N2O4 की उसने इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो उसने हमें जो है वो बताई हुई थी, किस तरह से थी। अच्छा, उसमें ये है कि हमने क्या करना है कि जो कंसंट्रेशन है ना N2O4 की वो है 3 मोल्स ऑफ N2O4। अच्छा, 3 को हमने क्या किया, 3 को हमने, हमारे पास उसने N2O4 की कंसंट्रेशन जो है ना वो हमने यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। 3 मोल्स जो है वो 0.5 लीटर के अंदर डिजोल्व है, यानी जब अगर मैंने कंसंट्रेशन निकाल लिया ना उसका फॉर्मूला मोल ओवर वॉल्यूम, ठीक है जी, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। कभी भी आपको कंसंट्रेशन निकालनी है तो आपने मोल ओवर वॉल्यूम से निकालनी है, ये याद रख लो। तो मोल आपके पास है 3 और जो वॉल्यूम है वो 0.5 है। व्हेन वी सॉल्व इट तो आंसर आता है 6, यानी हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है N2O4 की वो है 6। तो अब आपने क्या करना है कि चेंज आपने लिखना है, ठीक है। चेंज ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि इसमें कुछ चेंज होगा जिसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट करना है, और ऑब्वियसली चूंकि ये चेंज है, ये डिक्रीज है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया है, और फिर हमने वही चेंज हमने जो है वो प्रोडक्ट के अंदर एड अप कर देना है। अच्छा, प्लस एक्स करना है। यहाँ पर मैंने, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कभी नहीं भूलनी, यहाँ पर ना हमने एक्स को साथ उसका ना कोफिशेंट भी लगाया है, जो कि हमारे पास ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने कभी भी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट के साथ या रिएक्टेंट के साथ जो भी कोफिशिएंट है ना उसको आपने हमेशा कंसिडर करना होता है। अब जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट के पास कोई कोफिशिएंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस के साथ माइनस सिंपल -x लिखा है, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट के साथ कोफिशिएंट 2 का था इसलिए मैंने इसमें सिर्फ x नहीं ऐड किया बल्कि 2x ऐड किया, ठीक है। हमने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम उसके कोफिशिएंट को जो है वो मद्देनजर रखें। अब आपके पास जो है वो चेंज भी हमने मेजर कर लिया, अब हमने इसकी जो है वो इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो है वो कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकालते हैं ना जो कि हमारे पास ये है, ठीक है जी, हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की रेशियो होती है। तो इस टाइम पे जो हमने निकालनी होती है ना क्या कह लो कि
जो भी हमने रेशो निकालनी होती है, तो उसमें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ के हमने जो है वो इसकी कंसंट्रेशन लिखनी होती है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही थी कि अब हमने यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिखनी होती है ना, वो उसकी इक्विलिब्रियम के टाइम पे लिखनी होती है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमने कैसे निकालनी है, इनिशियल को चेंज पे सम अप करोगे तो 6 माइनस एक्स, और प्रोडक्ट के साथ भी यही होगा विच इज़ 2x। ठीक है। अच्छा, तो अब ना हमने इनकी जगह NO2 की जगह जो है वो हमने ये सब वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। अब मैं आपको किसी और जगह पे करके भी दे देती हूँ ताकि ना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। ये थोड़ी इसकी बहुत ज़्यादा वही हुई है, क्या कहते हैं इसको, समझ नहीं आ रही। न्यू पेज पे हम सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो मैं ना इसी जो न्यूमेरिकल है ना, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। देखो हमारे पास जो आइस टेबल था ना, आइस टेबल के अकॉर्डिंग जो मैं आपको दोबारा से इक्वेशन लिख कर देती हूँ। इक्वेशन है हमारे पास NO2 N2O4। ठीक है जी। और K की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, 6 × 10⁻⁻⁶। और जो हमारे पास NO2 की कंसंट्रेशन आ रही है प्रोडक्ट में, वो 2x आ रही है। ठीक है, 2x है, और मैंने इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि हमारे पास है इससे। और N2O4 की जगह हमने क्या पुट करना है, 6 माइनस एक्स। अच्छा, अब वही चीज़ है, इसमें भी हम जो है वो 5% अप्रॉक्सीमेशन रूल को अप्लाई जब हम करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस एक्स को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अच्छा, जब इग्नोर करेंगे, मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया है, तो जब मैं इग्नोर करूँगी तो कुछ इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ऐसे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने इस 6 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, इस 6 को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगी और इक्वेशन की साइड वाली, दूसरी वाली साइड पे भी मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 36 × 10⁻⁻⁶ 4x²। बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब जो है वो हमारे पास क्या होगा कि हम जो है वो इस पूरी जो रिएक्शन है इसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास ये चीज़ कैंसिल आउट हो। 4 पे जब मैं डिवाइड करूँगी तो 4 जो है वो 9 × 36 है, तो मैं ये जो इक्वेशन है वो 10⁻⁻⁶ आ गई और x² आ गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसका क्या करने वाली हूँ, मैं अंडर रूट लूँगी। जब मैं x² का भी अंडर रूट लूँगी और इसका भी अंडर रूट लूँगी तो मेरे पास जो आंसर आने वाला है, अच्छा इसको आपको पता है कि अंडर रूट का क्या, 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3, और -6 का क्या अंडर रूट होगा, 10⁻⁻⁶। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, अंडर रूट बेसिकली होता है 1/2 के इक्वल। तो मैं इसकी अगर 1/2 लिखती हूँ, सही है जी। अंडर रूट अगर थोड़ी तो मैथ में आपको समझा दूँ तो अंडर रूट होता है 1/2 के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट था ना, 10⁻⁻�6 का भी अंडर रूट लेना था, तो अंडर रूट की जगह मैंने सिंपल 1/2 कर दिया। ठीक है, अब ये 2 जो है वो 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 10⁻⁻3, यानी कि 10⁻⁻6 का अंडर रूट आता है 10⁻⁻3। तो मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना चाहती हूँ तो मैं 3 आ जाएगा मेरा 10⁻⁻3 और x। तो ये जो है वो हमारे पास आप देख सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁻⁻3 आ रही है। ठीक है, जो कि यहाँ भी आई हुई है। समझ आ गई कि मैंने इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया है। मैंने जो है वो सबसे पहले क्या किया है कि पहले तो आइस टेबल बनाया। ठीक है, आइस टेबल बना लिया। अच्छा, जब हमने आइस टेबल बना लिया तो हम क्या करेंगे कि जो अगली चीज़ है हमारे पास वो है कि हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने जो है वो इक्वेशंस हमने जो है वो वैल्यू पुट करनी है। क्या वैल्यू थी, 2x² था, 6 माइनस एक्स था। इन सबको हमने किया, हमने सबसे पहले 6 एक्स को इग्नोर किया और 6 रह गया। 6 को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये जो है वो 6 6 36। अब हमारे पास 4 रह गया, तो 4 को हमने डिवाइड किया ताकि हम इसे इरेडिकेशन हासिल करें। फिर 4 तो एलिमिनेट हो गया और 4 को 36 9 36 होता है। अब x², 9 × 4, देखो 4 से भी इरेडिकेशन हो गई, 4 को 4 से डिवाइड किया, इरेडिकेशन की, फिर हमने जो है वो 9 × 10⁻⁻6 ऑब्टेन कर लिया। अब क्या है कि हम इसका अंडर रूट लेंगे। अच्छा, अंडर रूट जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, अंडर रूट हमारे पास जो है वो इक्वल होता है 1/2 के। मतलब ये आप 1/2 लिखो या अंडर रूट लिखो, एक ही बात है। तो अगर मैं जो हूँ वो इसका अंडर रूट लेती हूँ तो ये तो x आ जाएगा सिंपल, ये अंडर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये मैं अगर 9 जो है, 9 का अंडर रूट होता है 3, और -6 10⁻⁻6 का अंडर रूट होता है जी -3, 10⁻⁻3। वो किस तरह से निकला है कि 10⁻⁻6 को मैं 1/2 करूँ ना तो 3 आ जाता है। समझ आ गई। तो यानी जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है x की, वो आ जाती है हमारे पास 3 × 10⁻⁻3।
तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या देखनी है। द लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइंस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हाउएवर इक्विलिब्रियम इज द स्टेट दैट इज ओनली अचीव्ड थ्रू टाइम। अच्छा, ये कहते हैं कि जो हमारे पास ना अगर हम जो है वो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, तो इसमें ना हम जो है वो इक्विलिब्रियम की जो है वो हम पोजीशन का भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम जो है वो रिएक्शन एक्सप्रेशन को देख कर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो हमारे पास जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है। व्हाट कैन serve as a timer to indicate how far the reaction has proceeded towards the equilibrium। अच्छा, हम ये कैसे बताएंगे कि हमारे पास जो है वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ मतलब प्रोसीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है या जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ कह लो कि प्रोडक्ट ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो इसका ये हम जो है वो कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक टर्म होती है रिएक्शन कोशेंट की। देखो, हमारे पास ना एक चीज़ होती है, हम रेशियो ले रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कि हम इक्विलिब्रियम के टाइम पे हम जो है वो जो है रेशियो ले रहे होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हम जो रेशियो लेते हैं वो हमारे पास क्या होती है, के की इक्वल आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अगर हम किसी भी टाइम पे, नॉट इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, अगर हम किसी भी टाइम पे अगर हम जो है वो रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ले लेते हैं, तो उस वक्त अगर हम जो है वो ले लेते हैं तो उसको हम जो है वो रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। रिएक्शन कोशेंट जो है वो QC से जो है ना क्या कहते हैं डिनोट हम करते हैं। अच्छा, ये बात अगर आपको ना समझ आ रही है मैं इसको दोबारा आपको समझाती हूँ। देखो, हमारे पास ना हम रिएक्शन कोशेंट के थ्रू ना क्या करते हैं कि हम अंदाज़ा करते हैं कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है या बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, हम या फिर जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है या मतलब इक्विलिब्रियम है, यानी कि जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल है बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, ये हम डिसाइड करते हैं। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो सिर्फ वो वाली रेशियो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, जबकि जो रिएक्शन कोशेंट है ना वो किसी भी टाइम पे हो सकती है। अब लेट्स सपोज हमने रिएक्शन कोशेंट निकाला, ठीक है, और वो रिएक्शन कोशेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कह लो कि कम आ रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आ रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि अभी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, यानी कि हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की जो है वो ज़्यादा है देन एट इक्विलिब्रियम। मतलब जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अब आप इस जो है फॉर्मूले को देखो, अगर हमारे पास ना लाइक जो QC है रिएक्शन कोशेंट है, अगर ये हमारे पास जो है वो कम होता है, ठीक है, ये कम कब होगा, ये कम कब होगा कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और डिनोमिनेटर पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, रिएक्टेंट्स रखे हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर मैंने इस रिएक्शन कोशेंट को जो है वो ज़्यादा करना है, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये रिएक्शन कोशेंट ज़्यादा हो जाए, तो मैंने जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तभी रिएक्शन कोशेंट ज़्यादा होगा। अभी अगर हमारे पास ये देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिएक्शन कोशेंट जो है वो कम है, और मैंने आपको बताया कि रिएक्शन कोशेंट तभी कम हो सकता है कि जब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन कोशेंट है ना, इससे हमें पता चलता है कि अभी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा। अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, इसका मतलब है कि अभी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है और रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो इसलिए हमारे ये बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा ताकि जो रिएक्शन है वो जल्द अज जल्द इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, जहां पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए। ठीक है, बात समझ आइए। अच्छा, उसके बाद लेट्स अप ये तो हमने जो है वो एक कह लो कि पर्टिकुलर सिनेरियो जो है वो कंसिडर किया है। एक और जो है वो सिनेरियो भी हो सकता है हमारे पास, और वो क्या है कि मैं आपको बताती हूँ वो क्या सिनेरियो हो सकता है।
अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये रिएक्शन कोशेंट अगर फॉर एग्जांपल हमने कैलकुलेट किया किसी भी टाइम पे और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन यानी कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शंस के अंदर है और जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो इक्वल है। तीसरी हमारे पास सिचुएशन क्या हो सकती है कि हम ये कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कह लो कि लाइक अगर रिएक्शन कोशेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा निकल आता है, इसका मतलब ये है अगर हमारे पास रिएक्शन कोशेंट ज़्यादा निकल के आ रहा है तो क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन जो है वो ऐसी होगी कि अगर आपके पास जो है ना कोशेंट हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है, वो तभी ज़्यादा हो सकता है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ऑब्वियसली न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा आ रहा होता है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। इसका मतलब जो है वो रिएक्शन हैज़ टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स बैकवर्ड सो दैट वी आर एबल टू अचीव द रिवर्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इस रिएक्शन कोशेंट से, जैसे मैंने पहले बताया कि हम रिएक्शन कोशेंट से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो उसने इक्विलिब्रियम पे ही पहुंचना है। तो अगर हमारे पास जो है वो रिएक्शन कोशेंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हमें जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल करना है। तो ये कैसे हो सकता है? कि तभी हो सकता है कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स बैकवर्ड जो है वो जाके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, यानी कि अभी रिएक्शन जो रिवर्स जाएगा तभी हम जो है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। तो हम इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन अभी रिवर्स जो है वो डायरेक्टेड होगा और जो अभी हमारे पास रिएक्शन की जो पोजीशन है वो रिवर्स है, क्योंकि हमने जो एट द एंड ऑफ द डे इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो है वो कम होती है, इसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने यानी ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि हमने एट द एंड ऑफ द डे तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही अचीव करनी है, यानी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स की इक्वल हो जाना है। तो हम बाय लुकिंग एट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोशेंट वैल्यू एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, हम ये इजीली बता सकते हैं कि अभी रिएक्शन जो है वो रिवर्स जा रहा होगा या फॉरवर्ड जा रहा होगा। अब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि अगर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन कोशेंट है वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप मुझे बताओ कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स जा रहा होगा या फॉरवर्ड जा रहा होगा? ऑब्वियसली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्शन जो है वो रिवर्स जा रहा होगा ताकि हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को अचीव कर लें। ये हर रिएक्शन का ये एक जो है वो आप कह लो कि जो है वो सिंपल उसकी ये गोल होती है कि उसने एट द एंड ऑफ द डे इक्विलिब्रियम पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो हम जो है वो सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट को देख के ये जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे, आपको ये बता दे कि रिएक्शन कोशेंट की ये वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये वैल्यू है, और आप मुझे बताओ कि रिएक्शन रिवर्स जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है। अगर तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है, उनका रेट बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आपके पास कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसलिए रिवर्स जा रहा है, ठीक है। आई होप सो मैंने बड़ा कोशिश की है कि इसकी आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो समझाऊं कि रिएक्शन कोशेंट क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो दोनों ही हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में बताती हैं, लेकिन जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो हमें उस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में बात करती है जो कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं, जबकि जो रिएक्शन कोशेंट हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बताती है ना वो किसी भी टाइम पे बताती है। आप किसी भी रिएक्शन आपने स्टार्ट किया, किसी भी टाइम पे आपने कंसंट्रेशन निकाली है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की और आपने उनको जो है वो डिवाइड कर दिया है तो वो आपके पास रिएक्शन कोशेंट आ जाएगा, ठीक है। तो वो रिएक्शन कोशेंट किसी भी टाइम पे है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपल हमेशा इक्विलिब्रियम के टाइम पे होता है। और आपने क्या करना है कि जो है वो कोशेंट की वैल्यू को देख के आपने ये बताना है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा होगा या रिवर्स जा रहा होगा, ठीक है। और
उसके बाद मतलब अब इस लेक्चर में जो है वो हमने फिलहाल इतना ही पढ़ना है कि हमने ये देखा हमने जो है वो इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, हमने आइस टेबल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइस टेबल कैसे बनाते हैं, हम हमेशा आई से है जी इनिशियल कंसंट्रेशन में हमारे पास प्रोडक्ट हमेशा जीरो होंगे और रिएक्टेंट हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी। फिर हमने इसमें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और आपने एंड ऑफ द डे आपने जो है वो क्या करना है, ई से क्या मुराद है हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो सिंपल आप आई सी को इनिशियल और चेंज को सम अप करोगे तो आपको एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस लेक्चर में हमने आइस टेबल को जो है वो बनाना सीखा, और हमने क्या सीखा कि हम जो है वो by looking at reaction constant, reaction quotient which is represented by Q and equilibrium constant value, we can easily determine कि आपके पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, या फिर जो है उनका रेट बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने जो है वो ये सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल और जो इक्विलिब्रियम की बाकी टॉपिक्स हैं उसको कंसिडर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।